नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है कि मुसोलिनी के उदय का वर्णन करें। तो चलिए बिना देर की आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुसोलिनी के उदय का वर्णन करें। इससे पहले हमने जो है 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है मेजर पेपर 10 का। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 7 देखने वाले हैं कि आखिर मुसोलिनी का उदय किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है कि मुसोलिनी का जो है जन्म 1843 ईस्वी में जो है इटली के रोमाना प्रदेश के एक गांव में हुआ था। उसके पिता एक जो है लोहार थे, जिनके विचारधारा की बात करें तो वह जो है एक साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और उनकी जो माता थी वो एक शिक्षिका थी, मतलब स्कूल में वह जो है पढ़ाती थी। मुसोलिनी के जन्म की जब बात की जाती है तो 1843 ईस्वी में जो है उसके जन्म होता है। कहाँ पर होता है तो इटली के रोमाना प्रदेश में होता है। और उनके जो है पिताजी जो थे वो एक लोहार थे। इनकी विचारधारा जो है साम्यवादी विचारधारा थी, जबकि उनकी माताजी की बात करते हैं तो वह जो एक शिक्षिका थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जो है मुसोलिनी ने अध्यापक के रूप में काम किया, यानी इटली में ही जो है मुसोलिनी अपनी शिक्षा को पूरा किया। उसके बाद एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके जो उग्र विचारधाराएं थी जिसके कारण जो है स्कूल से उनको निकाल दिया गया, यानी जो नौकरी करता था शिक्षक का, अध्यापक था, उनसे नौकरी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है मुसोलिनी का उदय, यानी मुसोलिनी का आखिर उदय कैसे हुआ। स्कूल से निकालने के बाद जो है मुसोलिनी स्विट्जरलैंड चला जाता है। अपने स्कूली जीवन से जो है मुसोलिनी जो था वो साम्यवादी पार्टी से जुड़ा था। इनका जो विचारधारा था वो समाजवादी विचारधारा था। यही कारण है कि जब इन्होंने जो इटली में समाजवाद विचारधारा फैलाने का प्रयास किया तो वहाँ के जो है सरकार ने उनको यहाँ से निकाल देता है, जिसके कारण ये स्विट्जरलैंड चला जाता है। और स्विट्जरलैंड जाने के बाद एक पत्र को जो यह प्रकाशित करता है, संपादन करता है, जिसके माध्यम से जो समाजवादी विचारधारा है, जो साम्यवादी विचारधारा है, उनको जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में मजदूरों को भी जो है संगठित करने का प्रयास करता है। इन गतिविधियों के कारण वहाँ भी जो है सरकार ने इन्हें निकाल दिया, यानी जब यह साम्यवादी विचारधारा को स्विट्जरलैंड से फैला रहा था अपने पत्र के द्वारा, तो वहाँ से भी जो है वहाँ के सरकार ने निकाल दिया। 1905 में उसने जो है इटली वापस आकर अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू करता है। पहला पॉइंट आपको बनाना है इटली में गिरफ्तारी। आखिर इटली में उसकी जो है गिरफ्तारी क्यों होती है। मुसोलिनी जो था साम्यवादी विचारों का प्रबल प्रचारक था, यानी बहुत धूमधाम से जो है समाजवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास करता था। इटली लौटने के बाद जो है वहाँ पर जो है चल रहे साम्यवादी आंदोलन में वह जो है सक्रिय हो जाता है, भाग लेता है। और उसकी गतिविधियों और विचारों के कारण जो इटली सरकार होते हैं, इटली सरकार जो है उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लेता है। जब इन्होंने इटली में आकर साम्यवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में जो इटली की सरकार थी उन्होंने 1908 ईस्वी में इनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जब इनको जो है जेल में सज़ा सुनाई जाती है, उसके बाद यह घटना उसके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है, जिससे उनके भविष्य को तय कर दिया, यानी कि आगे भविष्य में जो है सभी आंदोलनों में यह जो है भाग लेता है। क्योंकि 1908 में इनको गिरफ्तार करवाया गया था। क्यों गिरफ्तार करवाया गया? क्योंकि इन्होंने जो है समाजवादी विचारधारा को पूरे इटली में फैला रहा था, जिसके कारण वहाँ के सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा पॉइंट है ऑस्ट्रिया के साम्राज्य से जो है निष्कासन, यानी कि ऑस्ट्रिया यह जाता है लेकिन ऑस्ट्रिया के सरकार ने इन्हें वहाँ से निकाल देता है। जेल में रिहा होने के बाद मुसोलिनी कहाँ जाता है? ऑस्ट्रिया चला जाता है। और ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले जो एक क्षेत्र था ट्रेंट, वहाँ चला गया। वहाँ उसने एक समाचार पत्र के माध्यम से न केवल साम्यवाद का प्रचार किया बल्कि यह भी दावा किया कि जो ट्रेंट है वो राष्ट्रीयता के आधार पर इटली का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को यह प्रचार पसंद नहीं आया, जिसके कारण जो है उसका जो पत्र था वह बंद करवा दिया गया। उसे ऑस्ट्रिया के साम्राज्य से निकाल दिया गया, जो उसकी राष्ट्रवादी भावना की ओर एक कदम था। यानी कि जब यह जो है ऑस्ट्रिया जाता है तो वहाँ पर जाकर भी इन्होंने समाजवाद का प्रचार प्रसार करता है। केवल समाजवाद का प्रचार प्रसार नहीं करता है बल्कि वहाँ यह भी कहता है कि जो ट्रेंट वाला क्षेत्र है ना, ये इटली के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वहाँ के सरकार ने जो है इसे वहाँ से बाहर कर दिया। तीसरा जो पॉइंट है वो है मुसोलिनी का साम्यवादी
पार्टी से निष्कासन। अब जो है मुसोलिनी को जो है समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिया जाता है, साम्यवादी पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मुसोलिनी और जो साम्यवादी पार्टी था इटली की भागीदारी को लेकर तीव्र मतभेद में था। यानी कि जो मुसोलिनी था उनका कहना था कि जो आपने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया वो गलत किया, आपको प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। साम्यवादी दल को कह रहा था, जबकि साम्यवादी दल जो है कहता था इसमें भागीदारी होनी चाहिए हमारी। यही कारण था कि मुसोलिनी और साम्यवादी पार्टी के जो नेता थे उनके बीच संघर्ष हुआ। यही कारण है कि जो है मुसोलिनी को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल होने का समर्थन किया और इसे जनता का युद्ध और भविष्य की क्रांति का मार्ग बताया। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उनका मानना था कि हमने धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ सही किया, जबकि जो मुसोलिनी था उनका मानना था कि हमने जो है धुरी राष्ट्र में शामिल होकर गलत किया, हम अगर मित्र राष्ट्र में शामिल होते तो अच्छा होता। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच जो है संघर्ष था, जिसके कारण मुसोलिनी को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाता है। बाद में जो है उसने फासीवाद की स्थापना किया, जो एक सर्वशक्तिमान राज्य में विश्वास करता था। आगे चलकर जो है जब मुसोलिनी को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उनके द्वारा फासीवाद का जो है स्थापना किया जाता है। फासीवाद एक दल होता है जो बेसिकली यह मानता है कि जो राज्य है सबसे ऊपर है, राज्य से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि जो है राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है, राज्य से बढ़कर किसी भी चीज को नहीं मानता है। ये फासीवादी विचारधारा है जिसकी शुरुआत मुसोलिनी के द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट बनाना है फासीवाद दल का संगठन। फासीवाद जो है एक राजनीतिक विचारधारा, जैसे मैंने आपको बताया कि फासीवाद जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा है जो तानाशाही और अति राष्ट्रवाद पर आधारित है। यानी ये एक तानाशाही तरीके से शासन व्यवस्था चलाने की बात करता है। राष्ट्रवाद तो दूर बात, यहाँ पर कहा जाता है कि हम अति राष्ट्रवाद पर जोर देंगे, यानी सभी क्षेत्रों में राज्य का नियंत्रण होगा, कोई भी क्षेत्र निजी हाथों में नहीं होगा। इस प्रकार से जो है यह फासीवाद की शुरुआत करता है। यह विचारधारा की शुरुआत किसने की थी? तो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। फासीवाद दल की जो है खास बात यह थी कि उसे काले कुर्ते यानी ब्लैक टी शर्ट के जो है नाम से स्वयं सेवक बनाया गया। ये सैनिकों जैसी ट्रेनिंग लेता था, हथियार रखता था और बहुत कठोर अनुशासन में रहता था। यानी कि जो इनकी फासीवादी दल थी ना, इनका एक संगठन था और इसमें लगभग जो है बहुत सारे लोग होते थे जो मुसोलिनी के अनुसार काम करता था। मुसोलिनी के बातों पर जो आंख बंद कर विश्वास करता था, यानी मुसोलिनी अगर कह दिया कि तुम्हें जान भी गंवाना है तो वो व्यक्ति जान गंवाने के लिए भी तैयार होता था। उसी को जो है काले कुर्ते वाले कहा गया, यानी ब्लैक शर्ट वाले कहा गया। जो इनके खास सैनिक होते थे उन्हीं को जो है काले कुर्ते वाले कहा जाता था, ब्लैक शर्ट वाला कहा जाता था। और इनको जो है सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दिया जाता था ताकि जो है पूरे इटली में जो इनकी बात को नहीं माने उनको डरा धमका के बात मनवाया जा सके। और इनके पास हथियार भी होता था और इनके पास जो है कठोर अनुशासन होता था, जो कहता था वही करता था। मुसोलिनी पार्टी का जो है सर्वोच्च नेता होता था। जो फासीवादी दल गठन किया गया था ना, उसका जो सर्वोच्च नेता होता था वो मुसोलिनी ही था। इसमें शामिल हर सदस्य को शपथ लेनी पड़ती थी कि वह मुसोलिनी के जो है हर आज्ञा का पालन करेगा और किसी भी सवाल किए बिना जो है जो मुसोलिनी कहेगा उनके लिए तैयार रहेगा। अगर मुसोलिनी कहेगा कि तुम्हें जान देना पड़े तो वह जान देने के लिए भी तैयार रहता था। जो इनका ब्लैक शर्ट वाले पार्टी थे, यानी फासीवाद दल में जो इनके प्रमुख व्यक्ति होते थे। सन 1922 तक जो है इस दल के 3.5 लाख से ज्यादा सदस्य शामिल हो गए और जो 50,000 था वो स्वयं सेवक थे। यानी इनके जो ब्लैक शर्ट वाले थे वो 50,000 सैनिक हो गए, जो बहुत खतरनाक होता था। और इनके जो है लगभग 3.5 लाख जो है सदस्य शामिल हो जाते हैं फासीवाद संगठन में। पांचवा पॉइंट है रोम पर जो है आक्रमण करने की धमकी। यानी रोम पर जो है इन्होंने आक्रमण करने की धमकी किस प्रकार से दिया? नेल्स में फासीवाद दल ने एक बड़ा सम्मेलन किया। नेल्स एक क्षेत्र था इटली का जहां पर फासीवाद दल के जो नेता थे सभी नेता शामिल हुए थे उस सम्मेलन में, जिसमें लगभग जो है 40,000 हथियारबंद काले कुर्ते यानी ब्लैक शर्ट और हजारों आम सदस्य शामिल हुए थे। जो सम्मेलन किया गया था उस सम्मेलन में लगभग जो इनके 40,000 प्रमुख सेना थे, प्रमुख व्यक्ति थे जिसे ब्लैक शर्ट कहा जाता था, उनको शामिल किया गया, काले कुर्ते वाले। और आम जनता भी इसमें शामिल थी। इस दौरान मुसोलिनी ने जो है खुलेआम इटली की सरकार को धमकी दी। उसने कहा कि अगर 28 अक्टूबर तक जो है शासन फासीवाद दल को नहीं सौंपा जाएगा तो वो सीधे रोम पर हमला कर देगा, जो इटली की राजधानी थी। तो इन्होंने यह धमकी दिया वहाँ की सरकार को कि अगर हमें सरकार नहीं सौंपोगे, हमें सत्ता नहीं दोगे तो 28 अक्टूबर तक जो है हम आप पर हमला कर देंगे। इस तरह से उन्होंने धमकी दिया कि हम जो है रोम पर कब्जा कर लेंगे।
यह धमकी फांसीवादियों की बढ़ती ताकत और सत्ता पर कब्जा करने की तीव्र इच्छा को दर्शाती है। यह जो धमकी थी फांसीवाद संगठन की जो है शक्ति को दिखाता है, उनको जो है सत्ता पर कब्जा करने को दिखाता है। छठा पॉइंट बनाना है उदारवादी सरकार से त्यागपत्र की मांग। यानी उदारवादी सरकार से किस प्रकार से जो है मुसोलिनी ने त्यागपत्र दिलवाया। इटली में उदारवादी सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन था, तो लियोनित्ती था। लियोनित्ती ने मुसोलिनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहाँ के जो राजा थे विक्टर एनुमल तृतीय, उनसे कहा कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन वहाँ पर जो राजा था मुसोलिनी को जो है राज्य सत्ता का समर्थक मानता था, यानी कि मुसोलिनी को बेहतर मानता था, इसीलिए जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। इसीलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की अनुमति अपने सैनिकों को नहीं दिया। और 27 अक्टूबर आते आते लियोनित्ती जो वहाँ पर था प्रधानमंत्री, उनको त्यागपत्र देना पड़ता खुद ही। 7वां पॉइंट बनाना है मुसोलिनी प्रधानमंत्री के रूप में। यानी लियोनित्ती को जो है पद से हटाने के बाद मुसोलिनी वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है इटली का। 27 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी अपनी सेना के साथ जो है कहाँ पहुँच जाता है, रोम पहुँच जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखकर वहाँ के जो राजा थे वो डर गए, जिसके कारण जो है वहाँ के राजा ने मुसोलिनी को जो है प्रधानमंत्री बनने की अनुमति दे दिया। और 30 अक्टूबर को मुसोलिनी ने अपनी सरकार बनाई, बिना खून बहाए ही सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह माना जाता है कि मुसोलिनी ने जो है बिना जो है खून बहाए वहाँ पर जो है अपनी शासन स्थापित कर लेता है, वहाँ पर सत्ता पर अधिकार कर लेता है। और अंतिम पॉइंट बनाना है मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर। यानी मुसोलिनी जो है इटली का किस प्रकार से तानाशाह बनता है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह सरकार। 6 वर्षों में मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर बन गया। उसने पार्टी और सरकार को मजबूत किया। यानी 6 वर्षों के बाद जो है मुसोलिनी सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा इटली में, और वह एक प्रकार से तानाशाह सरकार बन गया। जो चाहता था अपने मन के मर्जी के तरीके से काम वहाँ पर करता था। 1925 से 28 तक जो पार्लियामेंट था उसने जो है उसे असीमित अधिकार दे दिया। वहाँ का जो पार्लियामेंट था उन्होंने सभी अधिकार मुसोलिनी के अंतर्गत कर दिया। फांसीवाद दल की कार्य समिति ही जो है सब तय करती थी, और मुसोलिनी उसका क्या होता था, अध्यक्ष होता था या प्रधानमंत्री होता था। यानी कि पार्लियामेंट का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था मुसोलिनी ही होता था। यही कारण है कि जो चाहता था वो वहाँ पर कर देता था। इस तरह से जो है सारी शक्ति केंद्रित होने के कारण लोकतंत्र और राजा के बीच जो है केवल दिखावा रह गया था। वास्तविक शक्ति किनके पास आ गया, तो मुसोलिनी के पास आ गया। मुसोलिनी तानाशाह के पास आ गया, जिसके हाथों में सारी शक्ति हो गया और अपने अनुसार से यहाँ पर यह शासन व्यवस्था चलाने लगा। निष्कर्ष देना है कि मुसोलिनी ने बिना रक्त बहाए जो है इटली पर कब्जा कर लिया और 6 वर्षों में वह तानाशाह बन गया, यानी डिक्टेटर बन गया। उसने फांसीवाद दल और राज्य को मजबूत कर सारी शक्ति खुद में केंद्रित कर ली, जिससे लोकतंत्र केवल दिखावा मात्र रह गया। यानी मुसोलिनी मात्र 6 वर्षों में वहाँ का तानाशाह बन जाता है और उनकी जो फांसीवाद दल होता है सबसे शक्तिशाली दल बन जाता है और सारी शक्ति इनके अधीन ही हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है केवल लोकतंत्र दिखावा का रह जाता है। और अंत में हिस्ट्री मेजर पेपर 10 का जो है कुछ VVI क्वेश्चंस बताया था, जिनमें से पहला करवा दिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया आपका, 5वां भी हो गया, 6ठा भी जो है आपका हो चुका है, और 7वां आज हमने आपको करवा दिया मुसोलिनी के उदय। आपका एक प्रश्न और रह गया है कि राष्ट्रसंघ के कार्यों की विवेचना करें, जो कल बहुत जल्द इसका वीडियो आने वाला है। और ये पेरिस शांति सम्मेलन हमने पहले ही बता दिया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा सारा वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके सभी वीडियो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।